हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनू प्रताप और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप नीट के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि नीट में अगर इस साल 2020 का पेपर देखें तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा याद करने वाले टॉपिक है जहां पर आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आप समझ के कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। बट अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही 100% के आसपास है। ठीक है, तो आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करें तो उसको एक फ्लो में, एक बार में फिनिश करें। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत बायोमॉलिक्यूल्स को ना पड़े, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसा टॉपिक अगर आपको आ गया और उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बन रहे होंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 2 क्वेश्चन तो इसी में से बन रहे हैं, ऐसे छोटे से टॉपिक से बन रहे हैं और 4-8 नंबर तो मेरे उसी में बन रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल शुरू करने से पहले आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स एक बार बायोलॉजी में बायो में पढ़ लिया होगा, है ना। तो बायोमॉलिक्यूल्स वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं, बस एक बार हम केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उसको देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब शुरुआत करने से पहले आई विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चन कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स को देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स जैसा नाम सजेस्ट करते हैं, बायोलॉजी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं, है ना, जो भी कंपाउंड बायोलॉजिकल प्रोसेस सिस्टम्स में यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है किस किस टाइप के होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, आपके पास हार्मोन्स, ये सब के सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स है ना। ये सारे के सारे क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। These are present in our body, these are present in organic elements, these are present organic compounds and these are present in organic system। अर्थ में बायोमॉलिक्यूल्स की भंडार है, भरमार है ना। तो बायोमॉलिक्यूल्स इज डे टू डे जनरल चीज है, जो आप खाना खाते हैं, जिस चीज से आपकी बॉडी बनी है, ठीक है, तो वो सब बायोमॉलिक्यूल्स का ही पार्ट है ना। तो बायोमॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हैं कि हर जगह बायोमॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस मौजूद है। ठीक है, ठीक। अब ये बात होगी बायोमॉलिक्यूल्स की, और तो बायोमॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि क्या बायोमॉलिक्यूल्स का नाम। आज जो हम टॉपिक का शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन बायोमॉलिक्यूल्स, जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी जा रहती है। जैसे इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिले। तो बायोमॉलिक्यूल्स से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप एनसीईआरटी भी देखें तो एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट शायद मेजर पोर्शन बायोमॉलिक्यूल्स का कवर करता है, और बाकी जो है प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब छोटा सा पोर्शन कवर करते हैं, छोटे से कम पेजेस में हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को आपको बहुत फोकस से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत समझ के पढ़ना है, ताकि जो पेपर में क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत किससे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करेंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट किससे शुरुआत करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। एज द नेम सजेस्ट, इनिशियली जब पुराने जमाने में कार्बोहाइड्रेट्स बनाए गए थे या मिले थे, हमें ये नाम से ही, हमने जब नाम बनाया तो हमने क्या इस तरह से नाम बनाया कि कार्बो है और हाइड्रेट है, विच मींस कार्बन का हाइड्रेट है। ठीक है, कार्बन का हाइड्रेट है, दैट विल बी नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बन को जो हाइड्रेट है दैट विल बी नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के साथ अगर वाटर जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब एक फॉर्मूला ले लेते हैं, जनरल फॉर्मूला लेंगे हम C6H12O6। ठीक है, अब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CxH2OY, CxH2OY इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर X and Y कैन बी इक्वल, जहां पर X and Y कैन नॉट बी इक्वल। दोनों चीज हो सकती है कि X and Y इक्वल भी हो सकते हैं और X and Y नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के साथ अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो तो क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब फॉर एग्जांपल हमने लिया C6H12O6। जब मैं C6H12O6 की बात करता हूं तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो
CX या C6, इसको लिख सकते हैं C6H2O होल 6, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं C6H2O होल 6। अब जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो क्या दिस इज वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस? बिल्कुल है, बिल्कुल ये इस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, व्हिच मींस ये कार्बोहाइड्रेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो C6H12O6 है, इसको हम अगर CXH2O की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन इट इज सेटिस्फाइंग द कार्बोहाइड्रेट रूल, व्हिच मींस दिस इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या इसको हम क्या, इसको जनरली क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोज। जनरल नेम क्या है इसका? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जनरल नेम है। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि अच्छा ये तो सही हो रहा है। अब यहां पर एक दो कंपाउंड और आए, जैसे CH3COOH, CH3COOH, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो आपको लग नहीं रहा है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अगर फॉर्मूले को बनाना चाहें तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं C2H2O whole twice, C2H2O whole twice. Yes, this can be represented in this form. बट क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, उन्होंने बोला ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर जो हमने इनिशियल डेफिनेशन बनाई थी कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए कार्बन के हाइड्रेट्स, वो डेफिनेशन क्या हो जाती है? वो डेफिनेशन हो जाती है गलत। वो डेफिनेशन क्या हो जाती है? गलत। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे आए, जैसे ये CH3COOH, जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, लेकिन उनका जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट वाले फॉर्मूले को तरफ रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस वजह से ये डेफिनेशन क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो यहां से एक नई डेफिनेशन आई कार्बोहाइड्रेट की, और उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? उसने बोला कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फर्स्ट पहला चीज, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बट यहां पर एक कंडीशन है कि पहला, उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, है ना? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, कायरल सेंटर की बात करें, तीसरा पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी, विच मींस बहुत सारे OH लगे होने चाहिए। तो उसने क्या बोला? कायरल कार्बन होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होनी चाहिए, और आपको पता है या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, दोनों में से एक चीज तो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल डेफिनेशन निकली वो निकली कि ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, नहीं तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस, पॉलीहाइड्रोक्सी एंड कायरल। ठीक है, चलिए अब यहां से एक सबसे जनरल सिंपल फॉर्मूला बना। वो जनरल फॉर्मूला क्या था? वो जनरल फॉर्मूला था कुछ इस तरह से, दिस इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान से देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी OH, एल्डिहाइड ये रहा एल्डिहाइड, कायरल कार्बन ये रहा कायरल कार्बन, तो तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, इसका नाम है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? डी ग्लिसरैल्डिहाइड। हाँ जी, ये जो डी है ये वो डेक्स्ट्रो और लीवो वाला नहीं है। वो जो डी होता है वो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल होता है। वो जो डी होता है वो क्या होता है? स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल है। ये क्या है? कैपिटल डी और कैपिटल एल। जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में कैपिटल डी, बायोकेमिस्ट ने कैपिटल डी और कैपिटल एल निकाला था आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके लिए निकाला था? आइडेंटिफिकेशन के लिए। बट इसका कोई लेना देना ऑप्टिकल एक्टिविटी से नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना किसका है? स्मॉल डी स्मॉल एल, डेक्स्ट्रो और लीवो जिसको हम बोलते हैं, तो उसका लेना देना है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल है। तो फिर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? टॉप से जो लास्ट कायरल कार्बन होगा, टॉप से जो लास्ट कायरल कार्बन होगा, अगर उसका OH राइट हैंड साइड पे
टॉप से जो लास्ट कायरल कार्बन होगा अगर उसका OH राइट हैंड साइड पे, देन उसको हम बोलते हैं D, तब उसको क्या बोलते हैं हम D। और अगर उसका OH लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसको बोलते हैं हम L। अगर उसका OH लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसको क्या बोलते हैं हम उसका L। तो अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि इसका L का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका L का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो L कैसा होगा, L ग्लिसरॉल कैसा होगा, देखो L क्या करो, इसका बना दो मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज विल गिव यू L, इसका मिरर इमेज विल गिव यू L। तो CHO OH H CH2OH, ठीक है, दिस विल बी L ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस विल बी L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना, क्या रिप्रेजेंट करेगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। सेम चीज है, बस OH कहां गया, टॉप से लास्ट कायरल कार्बन का OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे तो L, राइट हैंड साइड पे तो D। याद कैसे करोगे, लेफ्ट से L होगा, है ना, L से L होगा तो D से ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आती है। स्मॉलेस्ट फॉर्म, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्लासिफाई करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोलिसिस करूं तो वो कितने यूनिट्स देगा, कितने प्रोडक्ट्स देगा, उसके बेसिस पे, ठीक है। पहला आता है मोनोसेक्राइड, पहला आता है मोनोसेक्राइड, क्या है पहला, मोनोसेक्राइड, पहला क्या है मोनोसेक्राइड, है ना, पहला क्या है मोनोसेक्राइड, ठीक है। अच्छा, द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू सिंपलर फॉर्म बाय हाइड्रोलिसिस, व्हिच मींस जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा जिसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते या आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, उसको हम बोलेंगे मोनोसेक्राइड। मतलब द कार्बोहाइड्रेट, लिख लेते हैं एक बार डेफिनेशन, द कार्बोहाइड्रेट दैट cannot be simplified by hydrolysis, cannot be simplified by hydrolysis, the carbohydrate that cannot be simplified by hydrolysis, उस पर हाइड्रोलिसिस करो बट वो उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएगा, उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट वो नहीं बना पाएगा, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोसेक्राइड। उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोसेक्राइड। कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे अगर वो उससे छोटा उससे छोटा मोनोसेक्राइड या उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाए तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसेक्राइड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपके पास, दो एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में, दैट इज ग्लूकोज and fructose. These are the two examples that we will study in detail. इन दो examples को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इन दो examples को बहुत ही डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट क्या है, ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट क्या है, ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 monosaccharides unit, monosaccharide unit, I'm talking about units and not different monosaccharides। मतलब हो सकता है वो ग्लूकोज से मिलके बना, तो 10 अगर ग्लूकोज यूनिट से बना है तो भी वो क्या कहलाएगा, ओलिगोसेक्राइड। बस आपको यूनिट मिलनी चाहिए, 10 डिफरेंट यूनिट्स मिलनी चाहिए। यूनिट्स मतलब 10 ग्लूकोज यूनिट्स, है ना, 10 ग्लूकोज यूनिट्स भी मिल सकती है। तो क्या बोल रहा हूं, अगर हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले, 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले तो क्या होगा, वो दैट विल बी नोन एज ओलिगोसेक्राइड। क्या कहलाएगा, ओलिगोसेक्राइड। एग्जांपल बताओ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है सुक्रोज, इस बार के पेपर में आया है सुक्रोज। एग्जांपल है आपके पास सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुक्रोज पढ़ेंगे, माल्टोज पढ़ेंगे, लैक्टोज पढ़ेंगे,
ये सब हम पढ़ेंगे, है ना। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। तो अगर 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मिल रही है ऑन हाइड्रोलिसिस, देन इट इज नोन एज ओलिगोसेक्राइड। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली 2 ही मिल रही हैं तो क्या कहलाया जाता है? डाइसेक्राइड। अगर 3 मिल रही है तो ट्राइसेक्राइड, अगर 4 मिल रही है तो टेट्रासेक्राइड। तो इस तरह से भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बट एक जनरल हमने आइडिया बनाया कि 2 से 10 मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, चलिए लास्ट, थर्ड है आपके पास पॉलीसेक्राइड। थर्ड आपके पास पॉलीसेक्राइड। अब ये पॉलीसेक्राइड क्या है? पॉलीसेक्राइड जब हाइड्रोलिसिस करने पे मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करने पे मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले, देन इट इज नोन एज, व्हाट इट इज नोन एज? पॉलीसेक्राइड। जब हाइड्रोलिसिस करने पे मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले, देन इट इज नोन एज पॉलीसेक्राइड। मतलब 10 से ज्यादा अगर आपको मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल रही है हाइड्रोलिसिस करने पे, तब उसको क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास स्टार्च, जिसको हम पढ़ेंगे स्टार्च। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज स्टार्च। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेल्यूलोज, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर सकते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या है? जब हमें कोई भी अदर प्रोडक्ट ना मिल रहा हो या उससे सिंपलर फॉर्म नहीं मिल रही हो तो वो कहलाएगा मोनोसेक्राइड। अगर 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल रहे हैं तो कहलाएगा ओलिगोसेक्राइड, और अगर मोर देन 10 मिल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? पॉलीसेक्राइड। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स दैट यू आर गेटिंग ऑन हाइड्रोलिसिस, उस बेसिस पे आप डिफाइन करते हो कि कौन कौन सा सेक्राइड होगा, मोनो होगा, ओलिगो होगा, पॉली होगा। मोनो में आपको वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है तो उससे नीचे जा नहीं सकता। ओलिगो में 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगी, और पॉली में मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटा, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो करेंगे उसके आपके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, है ना। पहला क्या है? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। देखो 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो एल्डोसिस हो सकता है या तो कीटोसिस हो सकता है। मतलब क्या है? एल्डोसिस का मतलब है, एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड, ओसिस का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ओसिस इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या? ग्लूकोस, फ्रक्टोस। ओस क्यों यूज करते हैं हम? ओएसई क्यों यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो एल्डोसिस बोल रहा हूं विच मींस एल्डोस बोल रहा हूं या एल्डोसिस बोल रहा हूं विच मींस एल्डिहाइड का कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, ठीक है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। और जबकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कीटोन होगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटोसिस बोल सकते हो या कीटोस बोल सकते हो, और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोस बोल सकते हो, है ना, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आप उसके बेसिस पे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब फंक्शनल ग्रुप से हटके अब बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से हटके अब ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द फंक्शनल ग्रुप से हटके अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन, है ना। मतलब अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो 3 कार्बन है तो क्या होगा? ट्रायोस। ट्राई मतलब 3 कार्बन, ओस मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 4 है तो क्या होगा? टेट्रोस। और 5 है तो क्या होगा? पेंटोस। 6 है तो क्या होगा? हेक्सोस। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स। तो कभी कभी आपसे पूछ लेंगे, आपके पास है एल्डो हेक्सोसिस, आपके पास है कीटो पेंटोसिस। तो इसका मतलब क्या है? एल्डो हेक्सोसिस और कीटो पेंटोसिस, इसका मतलब क्या है? देखो, एल्डो मतलब एएलडी मतलब एल्डिहाइड ग्रुप,
इसका मतलब है क्या है होगा आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप। हेक्सो मतलब 6 मेंबर्ड की रिंग है। ओसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 6 कार्बन्स हैं और एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोपेंटोसिस मतलब कीटोन ग्रुप है। पेंट मतलब 5 मेंबर्ड है या 5 मेंबर कार्बन है, 5 कार्बन है। और ओसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा नेम है उसके बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कीटोन ग्रुप है, 5 मेंबर्स, 5 कार्बन है और कैसा है कार्बोहाइड्रेट। तो इस बेसिस पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो अभी तक हमने 3 बेसिस देखे। पहला देखा नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, सेकंड देखा नंबर ऑफ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, और थर्ड देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, है ना। तो इनके बेसिस पे आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। ठीक, चलिए अब यहां से हम एक चीज और, हाँ चलिए अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको बोलते हैं हम एपिमर्स। एक टर्मिनोलॉजी है एपिमर्स, ठीक है ना। एपिमर्स की बात करते हैं, है ना। क्या है ये एपिमर्स, क्या होते हैं एपिमर्स, ठीक है। अब समझो बात, अभी हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूं और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर बना देता हूं और उसको देखना। दिस इज ग्लूकोज स्ट्रक्चर। दिस इज ग्लूकोज स्ट्रक्चर, है ना। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल में आगे चल के हम बात करेंगे, बस मैं जनरल बोलूं। हम एपिमर्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर एपिमर्स। एपिमर्स क्या है? दीज आर डायस्टीरियोमर्स इन विच देयर इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट वन एसिमेट्रिक सेंटर। अब ध्यान से देखो, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, ठीक है। इनमें से किसी की एक की भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाए, मतलब अभी ये इस साइड पर है OH, अगर ये उधर चले जाए, एक किसी एक की, सबकी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वन, एटलीस्ट ए सिर्फ एक की होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम एक कार्बन की होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? such diastereomers where there is change in configuration of one asymmetric center. There is change in configuration of one asymmetric center. Those are known as epimers. Those diastereomers are known as epimers. For example, अगर मैं पहले वाले को चेंज करूं, तो अगर मैं CHO लिखता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? OH इधर आ जाएगा, H इधर चले जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर चले जाएगा, OH इधर है, H इधर है, OH इधर है, H इधर है, CH2। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मैंने सिर्फ एक ही का चेंज किया, सिर्फ इस वाले सेंटर फर्स्ट कार्बन का चेंज किया, बाकी सब एज इट इज। इस वाला OH ऑन द राइट हैंड साइड, इधर वाला OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला OH ऑन द राइट 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 राइट, ठीक है। तो सिर्फ एक सेंटर का चेंज किया, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एपिमर्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम? एपिमर्स। दिस इज नोन एज C2 एपिमर। सो क्या बोलते हैं हम? C2 एपिमर। सो क्या बोलते हैं हम? C2 एपिमर। दिस इज, ये क्या है? डी ग्लूकोज। ये क्या है आपके पास? डी ग्लूकोज, है ना। यहां पर आपके पास क्या होगा? डी मेनोस, डी मेनोस, ठीक है ना। तो डी मेनोस आपका C2 एपिमर है, ठीक है। तो C2 एपिमर क्या हो जाएगा आपके पास? यहां पर सिर्फ एक कायरल कार्बन पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदलना, इस विल गिव यू द C2 एपिमर, ठीक है। चलिए अच्छा, अब अगर ये कांस्टेंट रहे और C3 एपिमर चेंज हो जाए, अगर C3 चेंज हो जाए तो C3 कैसा बन जाएगा? देखो आपका CHO है, ठीक है। पहला वाला वैसे का वैसे ही है, थर्ड वाला जो है, देखो पहला CHO तो चेंज हो नहीं सकता, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन में थर्ड कार्बन, तो थर्ड कार्बन में चेंज है। थर्ड कार्बन में OH कहां है? लेफ्ट हैंड साइड पे। अब कहां चल जाए? राइट हैंड साइड पे। तो OH इधर आ जाए, H इधर आ जाए, फिर OH इधर आ जाए, H इधर आ जाए, फिर OH इधर आ जाए, H इधर आ जाए, फिर CH2OH। अब कहां पर चेंज आया? थर्ड कार्बन पे। कहां पर चेंज आया? थर्ड कार्बन पे। तो दिस इज नोन एज C3। दिस इज नोन एज C3 एपिमर। क्या कहलाता है? C3 एपिमर। इसका नाम है डी एलोस, नाम है डी एलोस। अब डी क्यों बोल रहे हैं? देखो टॉप से जो लास्ट कायरल कार्बन है उसका OH ऑन द राइट हैंड साइड है, तो क्या बोलेंगे? डी। टॉप से जो लास्ट कायरल कार्बन है उसका OH कहां है? राइट हैंड साइड है, तो क्या बोलेंगे? डी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इस वजह से डी बोलेंगे। तो इसका नाम है डी ग्लूकोज मेनोस एलोस, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस वाले, अब देखो फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दूं, इसको कर दो चाहिए, तो चलो इसको चेंज करके देख लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो कैसा होगा? देखो
इसको चेंज करके कैसा होगा देखो, CHO सबसे ऊपर है ना, बनाते जाओ, ठीक है। जब बनाऊंगा तो OH वाला वैसी का वैसी रहेगा, H वैसी का वैसी रहेगा, नेक्स्ट OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा, नेक्स्ट OH जो थर्ड वाला है, देखो थर्ड कार्बन कर दिया, फोर्थ वाला C4 एपिमर, तो फोर्थ वाला कहां है, ऑन द राइट हैंड साइड है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और इसको इधर कर दो, फिर क्या हो जाएगा OH H, नेक्स्ट क्या है CH2OH, CH2OH, ठीक है। अब इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, C4 एपिमर, एंड दिस इज डी गैलेक्टोज, क्या बोलेंगे, डी गैलेक्टोज। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि वन कायरल कार्बन सेंटर पे किसी भी एक कायरल कार्बन पे अगर उसका चेंज हो जाए, मतलब क्या हो जाए, पहली बात तो इसमें मल्टीपल कायरल कार्बन सेंटर होनी चाहिए, दूसरा किसी उनमें से किसी एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, पहले OH इधर था अब OH इधर चला गया, ठीक है। तो यहां पर देखो पहले OH फोर्थ वाले पे, पहले OH यहां पर था, अब OH कहां चला गया, उधर की साइड चला गया, ठीक है। तो सिर्फ एक पे चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एपिमर्स। ये क्या है, एक दूसरे के एपिमर्स, जैसे डायस्टीरियोमर्स एनांटियोमर्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, एपिमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स तो हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की भाषा में, बायोमोलिक्यूल्स की भाषा में, बायोकेमिस्ट्री की भाषा में इनको हम क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं इनको एपिमर्स। दीज आर एपिमर्स वेयर व्हाट हैपेंस, क्या होता है, होता यह है कि इनमें जो डायस्टीरियोमर्स है, these are डायस्टीरियोमर्स where only one chiral carbon की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, these are डायस्टीरियोमर्स जहां पर सिर्फ एक chiral कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम एपिमर्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम एपिमर्स, ठीक है। तो बस बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और उनके कंपाउंड्स के बारे में और उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और बायोमोलिक्यूल्स जैसा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो उसको एक बार NCERT से भी जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर लेक्चर, थैंक यू।